हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हमारा आरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 जो कि 13/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल सेट है, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन 4 विकल्पों में से किसमें छुपी हुई है। ये वाला जो फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह इन चारों फिगर में किसमें यह आकृति बनी हुई है, यही हमें बताना है। तो हम जब आप विकल्प तीसरा वाला देखेंगे, ये वाला जो फिगर है, आप जब विकल्प तीसरा वाला देखेंगे तो इसमें यह वाला फिगर छिपी हुई है। जैसे यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, उसके बाद फिर नीचे बना हुआ है ऐसे, फिर यह ऐसे बना हुआ है। यानी ये जो फिगर बनी हुई है वह तीसरे यानी ऑप्शन नंबर सी में फिगर बनी हुई है। तो इसका जो उत्तर होगा वो विकल्प सी वाला सही जवाब होगा। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो चौथे में दिया गया है सी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में एक भारतीय जिम्नास्टिक है जिसने 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया। तो इसका जो उत्तर होगा वह दीपा कर्माकर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है जबकि y का स्थान दाहिने ओर से 14वां है। यदि दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर ले तो x का स्थान बाएं ओर से 7वां हो जाता। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या में बतानी है। तो कह रहा है x मान लीजिए यहाँ बैठा है जो कि बाएं से 17, मतलब इस साइड से बायां है, उस साइड से 17 है। और कह रहा y दाएं से 14 है। अगर हम इधर ही दायां मान ले, 14 इधर ही है, तो हम टोटल योग करेंगे तो आ जाएगा 7 4 11, 1 1 2 1 3। इतना ज़्यादा संख्या आ जाएगा जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। तो हम इसे ओवरलैप करके बैठाएंगे। मतलब अगर x है जो बाईं साइड से 17 पे बैठा है x, और y जो है वह दाहिनी ओर से ओवरलैप करके मान लीजिए यहाँ बैठा है 14वें स्थान पर। उसके बाद कह रहा है यदि दोनों ने अपने स्थान को परिवर्तित कर ले तो x का स्थान बाएं से 7 हो जाएगा। x का पहले यहाँ से बाएं से यहाँ 17 है, अगर वह x यहाँ से हटकर y के जगह पर आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ इसका स्थान 7 हो जाएगा। और इसका स्थान इधर से बाएं से 7 है और इसका स्थान दाईं ओर से 14 है। तो 7 और 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। और x 2 बार गिनती हो गई है, एक तो बाएं साइड से भी इसकी गिनती हो गई और दाहिने साइड से भी। तो इसमें से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 20। तो जो पूरे छात्रों की संख्या है पंक्ति में वो 20 है, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम का उपयोग करते हुए निर्धारित करें कि दिया गया कौन सा विकल्प इस समूह में नहीं है। यह जो आप लोगों को चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन चारों को ऑप्शन इस क्रम व्यवस्था से बैठाया गया है। जैसे हम पहला देखेंगे तो पहला है, पहले 3 लिखा है तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ 3 लिखा है। उसके बाद क्यों, मतलब 1 2 3, 3 संख्या छोड़ के बाद क्यों लिखा है। उसके बाद 1 2 3, 3 संख्या छोड़ने के बाद 2 लिखा गया। उसके बाद हम दूसरा विकल्प देखेंगे तो दूसरा विकल्प देखेंगे तो यहाँ लिखा है 4
उसके बाद 1 2 3, 3 छोड़ के हैज लिखा है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 छोड़ के यम लिखा गया। पहले 3 छूटा है, उसके बाद 4 छूटा है। इसी प्रकार जब आप तीसरा देखेंगे तो यह आर है, आर है। आर के बाद देखेंगे, 1 मिनट रुकिए सर। यहाँ जो आर है पहले स्थान पे देखिए, यहाँ आर है। फिर जो 1 2 3 पे ई है। उसके बाद 1 2 3 छोड़ के डब्लू है, यानी यह भी 3 3 संख्या पे है। और चौथा देखेंगे तो पहले लिखा गया है बी। पहले लिखा गया है बी, तो यहाँ देखेंगे पहले है बी, उसके बाद 1 2 और 3, 3 छोड़ के परसेंटेज लिखा गया है, सही है। फिर 1 2 3, फिर छोड़ के 4 लिखा गया, यानी ए भी 3 3 के पेयर पे है और पहला भी 3 3 के पेयर पे, जबकि जो दूसरा है वो पहले 3 है उसके बाद 4 है। तो यही समूह से संबंधित नहीं होगा। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहले कहा गया है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में x का स्थान क्या है। पहला कथन है y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है और नीचे से 30वां है। जो y का स्थान है वह 4 स्थान नीचे है। y का स्थान जो है वो x से 4 स्थान नीचे है। मान लीजिए x यहाँ पर है, इससे 4 स्थान नीचे है, मान लीजिए y यहाँ है। और कह रहा है कि वो जो y है उसका नीचे से स्थान 30 है, यानी यह नीचे से 30 स्थान है, तो उसमें 4 जोड़ देंगे यानी यह 34 स्थान पे हो जाएगा। यानी पहले विकल्प से तो x का मान निकाला जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरा कथन कह रहा है z का स्थान y से 2 स्थान ऊपर है और नीचे से 32वां है, तो दूसरे से भी कथन निकाला जा सकता है, क्योंकि कह रहा है z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है, तो z मान लीजिए यहाँ है, x नीचे है क्योंकि यह 2 स्थान ऊपर है। उसके बाद कह रहा है और नीचे से 32वां है, यह नीचे से 32वें स्थान पर है, तो इससे भी अगर हम 2 घटा देंगे यानी 30, यानी पहले कथन से और दूसरे कथन से दोनों से उत्तर निकाला जा सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा या तो 1 से उत्तर निकाला जा सकता है या तो 2 से, मतलब दोनों विकल्प से उत्तर निकाल सकते हैं। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो पहला कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 1 पर्याप्त है, जबकि 2 नहीं, यह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 नहीं, ये भी गलत हो गया। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है, ये तो सही हो गया। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ये भी सही उत्तर होगा, लेकिन हम 1 से भी उत्तर निकाल सकते हैं और 2 से भी उत्तर निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह तीसरा ही होगा कि हम 1 से भी उत्तर निकाल सकते हैं और 2 से भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती पोती है, तो चित्र में दिख रही लड़की आदमी के पत्नी से कैसे संबंधित है। मान लीजिए यहाँ कोई आदमी है, यह कह रहा है कि जो चित्र दिखाया दे रहा है वह मेरे ससुर यानी इसकी जो पत्नी होगी, 1 मिनट, वाइफ लिख दे रहे हैं, जो इसकी पत्नी होगी इसका जो पिता होगा वह इसका ससुर होगा। तो कह रहा है कि मेरे ससुर की इकलौती पोती है, मतलब इकलौती पोती है जो इसकी बेटी की बेटी होगी।
ये जो चित्र में दिखाई दे रही है, तो कह रहा है चित्र की लड़की आदमी की पत्नी, मतलब इस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है, तो इस पत्नी की यह बेटी हुई। तो जो इसका सही जवाब होगा वह बेटी होगा। तो आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प जो पहला दिखाई दे रहा है डॉटर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में किसी एक में सन्निहित है, तो उत्तर आकृति कौन सी है? हमें उत्तर आकृति ज्ञात करनी है। जो हम फिगर देखेंगे तो कुछ जो ये बनाए गए इस चारों में से किस में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर अगर बी वाले विकल्प में देखेंगे तो यह फिगर कुछ इस प्रकार से यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो जवाब सही होगा वो विकल्प 2 होगा, यानी विकल्प बी। तो आप विकल्प देखेंगे, विकल्प बी जो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² - ax + 6 बराबर ax² + 2x और +2 का सिर्फ एक ही पुनरावृत्ति मूल हो तो x का धनात्मक मान क्या होगा? तो हम इस संख्या से इस संख्या का तुलना कर देंगे। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ आएगा -ax और यहाँ आएगा 2x। तो जो x का मान होगा वह 2 होगा, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है। तुलना करने पर हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो पहला विकल्प जो 2 है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। यहाँ दिया गया है कि 15 जनवरी 2017 को यक्स की आयु क्या थी। तो यक्स की आयु हमें ज्ञात करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि यक्स अपने भाई वाई से 50 वर्ष बड़ा है, वाई से 50 वर्ष यह बड़ा है। और दूसरे में कहा गया है कि वाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है। तो हम तो कथन 1 से भी और कथन 2 से भी दोनों से उत्तर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यक्स कितने वर्ष का है और दूसरे में वाई कितने वर्ष का है। जब वाई का हमें वर्ष पता होगा कि कब यह पैदा हुआ था, तो उसमें 50 वर्ष जोड़ेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा, लेकिन हमें वाई का मान दिया गया नहीं। पहला कथन गलत। दूसरे में कह रहा है वाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है, तो उसकी माँ की भी आयु हमें नहीं मालूम है आयु, तो यह भी गलत। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों से हम उत्तर नहीं निकाल सकते। तो इसका जो सही जवाब होगा न तो 1 न तो 2। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो 1 पर्याप्त है और न तो 2, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होगी, क्या होता है। तो जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिराया जाएगा तो उसके स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। जब हाइट ज़्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, और ऊंचाई से जब हम नीचे कोई मान लीजिए पत्थर यहाँ से जब नीचे गिराएंगे तो उसके हाइट में कमी होगी। जब उसके हाइट में कमी होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गति ऊर्जा जो होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर उसकी गति लगातार बढ़ती रहेगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है कि स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को एक उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये जो दिया गया है इसे उचित क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो पहले उत्परिवर्तन होगा, उसके बाद जननात्मक
विलगन होगा, यानी पहले ए होगा उसके बाद बी होगा उसके बाद प्राकृतिक चयन होगा यानी सी होगा उसके बाद विकास होगा डी होगा। यानी यह इसी क्रम में व्यवस्थित होगा कि पहले ए होगा फिर बी होगा फिर सी होगा फिर डी होगा। इसका जो जवाब होगा वो दूसरे विकल्प में दिया गया है कि ए बी और सी डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? तो हमें ज्ञात करना है आपतित और परावर्तित। मान लीजिए यह कोई परावर्तक सतह है, यहाँ से कोई किरण आई और यहाँ से परिवर्तित हो गई। कह रहा है कि जो समतल दर्पण है एक आपतित किरण जो है वह समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। यानी जो यह होगा समतल दर्पण के साथ यह 20 डिग्री का कोण बना रही है। तो जो आपतित किरण होगी वह परावर्तित किरण जो जिस एंगल से आपतित किरण होती है उसी एंगल से परावर्तित किरण होगी। यानी यह वाला भी जो कोण होगा यह भी 20 डिग्री का होगा, क्योंकि जो नियम कहता है परावर्तन सतह का नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही एंगल से होते। तो यह अगर 20 डिग्री का है तो यह भी 20 डिग्री का होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 40 डिग्री हो जाएगा। और यह पूरा सतह जो यहाँ से यहाँ तक पूरी सतह होती है यह पूरी 180 डिग्री की होती है। तो 180 डिग्री इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 140, क्योंकि यह आपतित किरण और परावर्तित किरण के हमें बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यह पूरा 180 है, 180 में 20 इधर और 20 इधर, 40 को हम घटा देंगे तो 140 कोण जो बनेगा वो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की कोण होगी। तो 140 डिग्री इसका सही जवाब होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि शहर भी के 9 किलोमीटर पूर्व में है। तो हम लिखते हैं शहर भी के, मान लीजिए शहर भी, एक मिनट, शहर भी यहाँ बनाते हैं और सॉरी सर, भी मान लीजिए यहाँ बनाते हैं, यू 9 किलोमीटर पूर्व में है, ये मान लीजिए 9 किलोमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि शहर डब्लू यू के 5 मीटर दक्षिण में है, डब्लू मान लीजिए यहाँ बना दे रहे हैं। उसके बाद कह रहा है शहर यक्स डब्लू के 3 किलोमीटर पश्चिम में है, तो यक्स यहाँ बना दे रहे हैं। ये पूरा 9 था तो हम थोड़ा कम ही बनाए हैं, 3 यहाँ बना दे रहे हैं। उसके बाद कह रहा है शहर वाई यक्स के 5 किलोमीटर पूर्व में है। जो शहर वाई है वह यक्स से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो वाई यहाँ हो जाएगा। ये भी 5 का अंतर था, ये भी 5 का अंतर हो गया, यानी वाई एकदम सीधो सीध बीच में बनेगा यहाँ। उसके बाद कह रहा है कि शहर यक्स के 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, तो जेड हम यहाँ बनाएंगे। यह 7 किलोमीटर नीचे है मान लीजिए। उसके बाद हमसे प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी शहर सीधी रेखा में स्थित है। हमसे शहर सीधी रेखा में स्थित, एक तो यह शहर है, पहले भी, उसके बाद वाई, उसके बाद यू, भी, वाई और यू। एक तो यह शहर स्थित में है सीधी रेखा में, और एक है वाई, एक्स और जेड, यानी होगा यहाँ देखिए वाई, एक्स और जेड। एक तो यह सीधी रेखा में होगा। हम दोनों विकल्प देखेंगे, जो जिसमें दिया रहेगा वह सही जवाब होगा। एक होगा भी, वाई और यू, और एक होगा वाई, एक्स, जेड। आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प में दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे एक्स, वाई और जेड, यह दिया गया है, यानी इसका सही जवाब होगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिखाया गया है, द्वारा दर्शाई गई संख्या अनुपस्थित है, तो दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। यहाँ लिखा गया है पहले 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20। तो यहाँ देखेंगे हम 4 बढ़ा हुआ है, फिर देखेंगे 4, उसके बाद भी 4, तो 20 से भी हम 4 जब बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 24, और 24 इसका सही जवाब है। तो विकल्प देखेंगे, जो 24 है वो चौथे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न को हल करें। तो दी गई जो हमें समलीकरण है यानी सरलीकरण, उसे हल करना है। तो हम जब इसे हल करेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक हम हल करते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम हल करते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ हल करेंगे। तो जब हम यह माइनस जो है, जब इस माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और प्लस होगा, पहले यहाँ 7 है, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। 9 का हम जब भाग देंगे 36 में तो 9 चौक 36, यानी इस 9 को इस 36 से काटेंगे, आ जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा -8, उसके बाद यहाँ गुणे 4 हो जाएगा। तो -8 उसके बाद गुणे 4 यहाँ हो गया। अब हम भाग के इस पार हल करेंगे, यह जो भाग दिखाई दे रहा है इसके इस पार हल करेंगे। तो यहाँ दिखाई दे रहा है -5 का गुणा करेंगे -3 के साथ, तो -5 का गुणा करेंगे -3 के साथ आ जाएगा 15, और यह माइनस दोनों माइनस माइनस में गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो 15 जो हो जाएगा वह प्लस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस चिन्ह पहले है, और यहाँ 19 है। 19 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, यानी यहाँ हम 4 लिखेंगे। 19 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और यह पहले है -4, तो -4 और गुणे 4, ये हो गया। भाग के इस पार हो गया -4 गुणे 4, इसका गुणा करेंगे तो आएगा -16। भाग के इस पार -16 है, और भाग के इस पार गुणा करेंगे तो -8 और गुणे करेंगे 4 तो आ जाएगा -32। तो -32 है इधर, और भाग के इस पार है -16, तो भाग देंगे -16 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 16 से भाग देंगे 32 में तो 2 बार आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो पहला विकल्प जो दिया गया है 2, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या का मान दिया गया है 0.12, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए पहली संख्या जो दी गई है 1.2, और दूसरी संख्या हम x मान ले रहे हैं, तो दोनों का जब गुणनफल जो है वो दिया गया है 0.324, 0.324। जब हम x का मान निकालेंगे यानी दूसरी संख्या का, तो यहाँ से इसे भाग को इस पार लिख देंगे, इधर गुणा है इधर आ जाएगा भाग बराबर के इस पार, इसे जब काटेंगे तो आ जाएगा 0.27, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। जब कोई शुष्क रहेगा यानी सूखा रहेगा तो उसका लिटमस पेपर पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो सकता, केवल जब वो लिक्विड अवस्था में रहेगा यानी द्रव अवस्था में, तभी वह लिटमस पेपर पर प्रक्रिया कर सकता है, यानी कोई भी क्रिया अभिक्रिया या लाल रंग या पीला रंग या हरा रंग जो भी रंग देना हो। जैसे अगर हम एसिड से करेंगे तो वो ब्लू को रेड कर देता है, और जब हम बेस से यानी क्षार से करेंगे तो वह रेड को ब्लू कर देता है। लेकिन जब यह लिक्विड अवस्था में रहेंगे, या तो क्षार रहेगा या तो अम्ल, जब लिक्विड अवस्था में रहेगा तभी लिटमस पेपर के साथ अभिक्रिया करेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि शुष्क HCl है, मतलब सूखा है, तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी जैसा पेपर का रंग है वैसा ही रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा
आप लोग दूसरा विकल्प देखेंगे, नीला या लाल लिटमस का पेपर रंग अपना नहीं बदलता है। यह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वह दूसरा है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। वक्तव्य दिया गया है ज़्यादातर वकील महिलाएं हैं, मतलब जो वकील है वो ज़्यादातर महिलाएं हैं। और दूसरा कह रहा है कि कुछ महिलाएं माँ हैं, तो इसमें निष्कर्ष में है कि कुछ माँ महिलाएं हैं, तो कह रहा है कुछ माँ महिलाएं, यानी जो पहला विकल्प है यहाँ से देखेंगे कुछ माँ महिलाएं माँ हैं। यहाँ भी निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ माँ महिलाएं हैं, यानी पहला तो यह सही होगा। और कह रहा है कुछ वकील माँ हैं, तो इसका वक्तव्य में कुछ दिया नहीं गया है, यानी यह दूसरा जो है वह गलत होगा। तो इसका केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आप पहले विकल्प में देखेंगे जो दिया गया है केवल एक अनुसरण इसका करता है, तो यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो युग्मक संलयन है उसे हम अगर परिभाषित करेंगे तो एक अंडे के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन जो है वह इसका सही परिभाषा है, यानी जो दूसरा विकल्प है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 250 का 38% किसके बराबर होगा। तो हम 250 का 38% निकाल दे रहे हैं, 38/100 परसेंटेज के लिए। जब 25 से इसे काटेंगे 10 बार, 25 से इसे काटेंगे 4 बार, 2 से इसे काटेंगे 5 बार, और 2 से इसे काटेंगे 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 19 बार, और 19 का गुणा करेंगे 5 में तो आ जाएगा 95। 95 इसका सही जवाब है, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे की आकृति को बनाने में लगी हुई जरूरी सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो जब हम न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे तो पहली लाइन यह है, न्यूनतम लाइन हमें ज्ञात करना है। तो पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, 3 लाइन हो गई। उसके बाद एक लाइन ये है, 2 लाइन ये है, तो पहले 3 फिर 2। उसके बाद इसमें गिनेंगे तो एक लाइन 1 2 3 और यह 4, तो 4 इसमें जोड़ेंगे। उसके बाद जो ये अंदर की लाइन बनी हुई इसमें जोड़ेंगे 1 2 3 और 4, फिर जोड़ेंगे 4 और इसका योग करेंगे तो 4 4 8 और 8 2 10 3 13। पूरी जो न्यूनतम लाइनों की संख्या है वह 13 है, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं। तो जो एक दूसरे से मिलेंगी वो 168 बार, और एक दिन में मिलेंगी तो 12 घंटे में मिलेंगी 11 बार, और 24 घंटे में जो मिलेंगी वो 22 बार मिलेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2018 की शुरुआत में दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सलील पारेख। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनें। यह जो दिखाया दे रहा है यह कुआं है, यानी जो बोलते हैं गांव में इसे कुआं बोलते हैं। कुएं से पानी निकाला जाता है। यह जो दिखाया गया है फिगर यह पानी का है। उसी प्रकार आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो लोग कोयले की खदान में हैं, यानी यहाँ से जो निकलेगा वह कोयला निकलेगा। यहाँ से जो निकलेगा
वह कोयला निकलेगा। और हमसे जो पूछा गया है कि जो अनुपस्थित पद है, अरे अनुपस्थित चित्र, वो हमें ज्ञात करना है। तो आप विकल्प देखेंगे ध्यान से, तो विकल्प जो है वह तीसरे विकल्प में दिखाया गया है कोयला, यही वहाँ से निकलेगा कोल खदान से। तो तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा अमीटर। एमीटर द्वारा विद्युत प्रवाह को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√30 मीटर है तो टावर की ऊंचाई कितनी है। हमसे पूछा गया है टावर की ऊंचाई। मान लीजिए यह कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म और खंभे के बीच यानी टावर के बीच की जो दूरी है वह दिखाया गया है 40√3, और हमसे कहा गया है इसके जो बीच का एंगल है वह 30 डिग्री है। तो tan 30 होता है, आधार मतलब पहले लंब होता है, लंब को हम x मान ले रहे हैं, तो x/40√3। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका मान हो जाएगा, ऊपर x है नीचे 40√3, तो √3 से √3 कट जाएगा और x का मान आ जाएगा 40। तो लिखेंगे यहाँ जो भाग में है बराबर की इस पार जाएगा, तो यहाँ से यहाँ गुणा हो जाएगा 40 का, तो x का मान जो होगा वह 40 होगा। यहाँ से यहाँ मान जो x है वह 40 है, लेकिन हमसे पूछा गया है टावर की ऊंचाई कितनी है, और यह टावर 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म की टावर से उन्नयन है, यानी जो यह प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है यह भी 5 मीटर है। तो पूरे जो टावर की ऊंचाई होगी, पहले तो यह ऊपर जो है x का मान 40 है और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 5 मीटर है, इसमें 5 जोड़ेंगे, यानी जो टावर की टोटल ऊंचाई हो 45 मीटर है। तो आप विकल्प देखेंगे, विकल्प जो है वह चौथे विकल्प में दिया गया है 45 मीटर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा। जब चंद्रमा पर उसका भार 300 न्यूटन है तो वह पृथ्वी की सतह से 6 गुना अधिक भार पे होगा, यानी इसमें हम 6 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 1800 न्यूटन, क्योंकि जो चंद्रमा पर होता है भार वह पृथ्वी के भार का 6 गुना ज़्यादा होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 1800 न्यूटन सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2018 से प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे। तो प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। इस गूथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात को 2:5 बना दिया। जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई। तो इसको हम पहले हल करेंगे, हल करके आपको दिखाएंगे। तो पहले अनुपात है 2:7, पूरा 9 किलो है, तो मान लीजिए हम इसे 9 किलो ही मान लेते हैं। तो 2:7 को अगर हम 9 किलो मान ले रहे हैं तो 2 और 7 जोड़ेंगे 9, और x 9 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, यानी x का मान 1 ही होगा। तो चीनी जो होगा वो 2 किलो होगा और आटा 7 किलो। तो 2 किलो चीनी मान ले रहे हैं, आटा 7 किलो मान ले रहे हैं। उसमें हम कुछ चीनी मिलाते, मान लीजिए हम x चीनी मिलाए, उसके बाद अनुपात जो हो गया वह 2:5 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा यहाँ से इसमें करेंगे, तो जो 5 का इसमें गुणा करेंगे अगर, तो आ जाएगा 5 दूनी 10x
10 होगा, 5 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10, और 5 का x में गुणा करेंगे आ जाएगा 5x, 7 का इसमें 2 में गुणा करेंगे 14। हम इस 10 को इस 14 के मतलब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 14 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 4, यहाँ से 10 हटा के यहाँ घटाएं तो x का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 4/5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए यह 4 है, किलोग्राम में है, इसे हम ग्राम में बदलेंगे तो हम 4000 लिखेंगे बटे 5 लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 800 ग्राम। इसे सॉल्व करने पर 800 ग्राम आ रहा है। आप एक और तरीका है उससे भी हल करेंगे तो 800 ग्राम ही इसका सही जवाब आएगा। लेकिन रेलवे आरआरबी ने इसका जो उत्तर दिया गया है वह इसका उत्तर जो दिए हैं वह 1.2 किलोग्राम दिए हैं, लेकिन मेरे सॉल्व करने पर 800 ग्राम इसका सही जवाब आता है। इसका जवाब आप हमें इस सवाल को हल करके इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आरआरबी ने इसका सही जवाब माना है 1.2 किलोग्राम और मुझे हल करने पर 800 ग्राम इसका सही जवाब आ रहा है। तो आप इस प्रश्न को हल करेंगे और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप मतलब रेंगने वाला जानवर। तो रेंगने वाला जानवर यानी रेप्टाइल जो होता है वह कछुआ भी है, सांप भी है, और जो चौथा विकल्प जो है मगरमच्छ, यह भी है रेप्टाइल में। लेकिन जो मेढक है यह सरीसृप के अंतर्गत नहीं आता, यानी इसका जो सही जवाब होगा वह मेढक होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में खाली जगह दिया गया है, हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीन। जो ऑक्सीन हार्मोन होता है उसी के कारण जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, इसी हार्मोन के कारण। इसका सही जवाब है ऑक्सीन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो कैल्शियम है, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। इसका सही जवाब है जो कैल्शियम है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1000 यदि 1000 की एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम वर्गमूल निकाल दे रहे हैं, क्योंकि यह भी एक तरीका है हल करने का बहुत जल्दी। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 1 और 10, यानी अगर हम 10 रुपये लेंगे, वह घनमूल इसलिए करे हैं क्योंकि यह 3 वर्ष है। अगर यह 2 वर्ष का होगा तो यहाँ हम वर्गमूल निकालते, ये याद कर लीजिएगा। तो 3 वर्ष इसे घनमूल निकाल ले रहे हैं। तो 10 रुपये मान लीजिए अगर हम लिए हैं, उसमें 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो वह 11 रुपये हो गया। 1 रुपये का ब्याज मिलने का करोड़ 11 हो गया। तो 1 का ब्याज मिला हमें कितने पर, 10 रुपये में। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, इस 10 से काटेंगे इससे 10 बार, यानी जो प्रतिशत होगा वह 10% होगा। इसका सही जवाब होगा वह 10% होगा, जो तीसरे विकल्प में दिया गया इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO फरवरी 2018 के अनुसार, तो इसका जो होगा वह अजय भूषण पांडे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग करिक्रीन वेल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य के फिल्म पुरस्कार जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजिशा विजयन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि नीचे दिए गए कौन सा अनुमान निहित है। तो कह रहा है कि कॉलेज परिसर में सेल फोन का उपयोग सख्ती से निषिद्ध है, मतलब मना किया गया है कि उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते।
तो इसका जो अनुमान है, अनुमान इसका जो कह रहा है, पहला अनुमान है कॉलेज परिसर में फ़ोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा। यह तो तर्क में दिया गया नहीं है कि उसको दंडित किया जाएगा या फिर उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा या फिर उसको साथ कोई भी क्रिया जो होगी वो इस तर्क में दिया नहीं गया है। तो जो पहला अनुमान है ये गलत है। लेकिन दूसरा अनुमान जो है कि कॉलेज परिसर में किसी छात्र को फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, तो यह सही है, क्योंकि यह कह रहा है फ़ोन के प्रयोग का सख्ती से निषेध है यानी अवरोध है, यानी अनुमति नहीं है। यह जो दूसरा अनुमान है यह सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा, केवल 2 अनुमान निहित है, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अरुंधति भट्टाचार्य के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका हो जाएगा रजनीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2250 की राशि 3% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो इसे हम निकालेंगे। मान लीजिए एकदम सरल विधि लगाते हैं, SI बराबर PRT × T, अरे 100, तो लिखेंगे 250 गुणे 3% गुणे 2/100। जब काटेंगे इस जीरो को इस जीरो से काट दे रहे हैं, 5 से इसे काटेंगे 5 चौक 20 और 50 25, 5 से इसे काटेंगे 2 बार, फिर इस 2 को इस 2 से काटेंगे, 3 से इसे गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 हासिल लगा 1, फिर 4 तिहाई 12 और 1 13, इस 45 का इस 3 से गुणा करने पर 135 आएगा, जो इसका साधारण ब्याज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 सहित 3/5 का व्युत्क्रम है, तो जो कह रहा है 2 सहित 3/5, इसे साधारण व्यंजन में बदलेंगे तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 जोड़ेंगे 13/5 आएगा। इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो 5 ऊपर कर देंगे, 13 नीचे। इसका सही जवाब होगा 5/13, जो कि तीसरे विकल्प में दिए गए हैं। 5/13 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, यह हमसे पूछा गया है। आप चारों विकल्प देखेंगे। पहला कह रहा है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, दूसरा कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह तो सही है, क्योंकि कोई भी पदार्थ हो उसके कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही होता है। जैसे हम कोई गैस ले रहे हैं हाइड्रोजन, उनके बीच का जो उसमें रिक्त स्थान होते रहते हैं। कि कोई भी वस्तु लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, कोई भी मैटर ले लीजिए। और चौथा जो विकल्प कह रहा है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, हाँ यह भी सही है। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा यह विकल्प सही है। पहला विकल्प है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। मान लीजिए अगर हम कोई ठोस वस्तु लेते हैं उसमें तो मान लीजिए स्थिर है पदार्थ के कण, लेकिन अगर हम गैस ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन के कण यहाँ, एक कण यहाँ, तो यह स्थिर नहीं होंगे, यह गति करते रहते हैं। तो पहला जो विकल्प है वह गलत होगा, या और इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछा है गलत कथन का प्रयोग, मतलब गलत कथन चुने। तो पहला जो है वो कथन गलत है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द युग्म के रूप में शब्द युग्म का चयन विकल्पों से करें। दिया गया घोड़ा का पोनी, जो घोड़ा का बच्चा होता है उसे हम पोनी कहते हैं। उसी प्रकार जो कीड़ा होता है, इसका जो बच्चा होता है यानी बेबी, या जिसमें बच्चे को जन्म होता है, उसे इल्ली या लार्वा कहते हैं। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वृत्त के अंदर निर्मित
षष्ठकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वह 4:3 होगा। इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 6 है यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है। तो इस प्रकार को प्रश्न को हम पहले विकल्प से ही हल कर ले। पहले कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो इसे जब हम 3 का 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18। यह योग है, यानी जो तीनों संख्याओं का योग है वह 18 होगा। तो हम इसमें पहले में जोड़ेंगे तो 9 2 11 7 18, मतलब पहला भी 18 आ रहा है, दूसरा भी 18 आ रहा है, तीसरा भी 18 आ रहा है और चौथा भी 18 आ रहा है, यानी चारों विकल्प 18 आ रहा है। तो कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, इसे अगर हम जोड़ेंगे तो 2 + 7 आ जाएगा 9। इसका औसत निकालेंगे 4.5 आएगा। इसका औसत निकालेंगे 6 2 8, 8 को जब हम 2 से भाग देंगे तो इसका अनुपात 4 होगा। इसे जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 + 8, जब इसे जोड़ेंगे आ जाएगा 10, 10 में से 2 का भाग देंगे आ जाएगा 5, यानी इसका अनुपात 5 है। और नीचे वाला जो जोड़ेंगे 3 + 7, इसका भी 10 आ जाएगा, इसका भी अनुपात, यानी यह विकल्प दोनों गलत हो गए। नीचे वाला दोनों को देखते हैं। उसके बाद करा अंतिम दो संख्याओं का अंतिम दो संख्याओं का 8 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है। तो इसे हम जोड़ेंगे नीचे वाला, तो 7 + 8, इसे जोड़ेंगे आएगा 15। 15 का जब हम अनुपात निकालेंगे 2 संख्या से भाग देंगे तो आ जाएगा 7.5, यानी यह तो गलत हो गया। तो जो तीसरा विकल्प है इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 8 + 8 जोड़ेंगे आएगा 16, 16 का 2 से भाग देंगे आ जाएगा 8, यानी पहली 2 संख्याओं का औसत 5 आना चाहिए और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 होना चाहिए, यानी जो तीसरा विकल्प है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यह हमसे समय पूछा गया है। तो हम पहले निकालेंगे वेग, तो v बराबर होता है n लैम्डा। यह तरंगदैर्घ्य का फार्मूला होता है, v बराबर n लैम्डा। तो n का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देकर, और गुणे 4 किलोहर्ट्ज ये आवृत्ति है, n का मान है, और यह तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का मान है। लैम्डा को जो हम मीटर में बदलेंगे तो 40/100 कर देंगे, और जो आवृत्ति है 4 किलोहर्ट्ज, तो आवृत्ति को लिख दे रहे। यह v का मान है और हमें समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी है 3.2, और जो चाल है यानी v का मान निकाले हैं तो 40 × 4, और नीचे जो 100 था ऊपर लिख दे रहे हैं 100। यह दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे एक 10 लिखेंगे। यह दोनों जीरो जो नीचे है, एक जीरो है, यह दोनों कट जाएगा, दोनों जीरो, और 4 में 4 का गुणा करेंगे आएगा 16, 16 को जब 32 से काटेंगे आएगा 2, यानी इसका जो समय होगा वह 2 सेकेंड होगा, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलोरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह कौन सी नदी है? तो जो आंध्र प्रदेश में है वो गोदावरी और कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कुछ संख्या दी गई है ग्राफ में बनाकर, उसमें पूछा गया है कि दिए गए डाटा के आधार पर शहर ए का साक्षर प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, साक्षरता प्रतिशत। तो शहर ए में टोटल जनसंख्या है 200, और इसमें जो साक्षर हैं हमें साक्षरता प्रतिशत ज्ञात करना है। तो साक्षर देखेंगे वो 150 है।
और इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो यह 2 जीरो, यह 2 जीरो से कट गया, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 75। 75% जो है वह साक्षर है, और यही हमसे पूछा गया है कि ये शहर ए के साक्षर प्रतिशत कितना है। तो 75% होगा, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है। 75% इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार 1, 2, 3 इसी क्रम के अनुसार संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो कुल योग जो होगा वो 49 होगा इन संख्याओं को जोड़ने पर। तो जो तीसरा विकल्प दिया गया है 49 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आईने को AB, ये जो AB रेखा दिखाई दे रहा है, पर रखने पर निर्मित प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब होगा। यह जो फिगर दिखाई दे रहा है इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कैसा दिखाई देगा। तो यह कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ बनेगा, और यह जो बिंदु है वो इस साइड आएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में ये जो फिगर होगा कुछ इस प्रकार बनेगा। ऐसा ही फिगर बनेगा जो कि पहले विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब है। तो इसका जो उत्तर होगा पहला विकल्प होगा। तो देखिए जो पहला विकल्प है वह तीसरे में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को हल करें। ये जो सिम्प्लीफिकेशन दिया गया है, सरलीकरण, इसे हल करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। मान लीजिए यहाँ से 3 से इसे काटेंगे 4 पर, और 4 से इसे गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा। तो ये जो 32 होगा वो 20 माइनस 32, जब हम इसे घटाएंगे तो आ जाएगा -12। यह कोष्टक में जो हो पूरा हल करने पर -12 आ जाएगा। इसे जब हम 24 में भाग देंगे -12 का तो आ जाएगा -2। -2 इसका सही जवाब है, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। -2 सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। जब इतना का मान 4 दिया गया है, जब हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो इसका इन्वर्स कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। यानी सेक थीटा जो होगा और माइनस टेन थीटा का मान अगर हमें ज्ञात करना होगा तो यह जो 4 दिया गया है इसे इन्वर्स में लिखेंगे, यानी 1/4 कर देंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.25, और यही इसका सही जवाब है, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का गुणा करने पर इतना आएगा। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा। तो 190 गुणे 0.023, इसका जब हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक पे है, 3 अंक पे। यानी हम यहाँ लिखेंगे, जहाँ दशमलव है वहाँ उसके नीचे 1 लिखेंगे। जितनी संख्या है 1 0 2 0 3 0, 3 0 लिखेंगे। 1 0 जो है इससे कट जाएगा, और इसका हमें मालूम है गुणा करने पर आएगा 437 और बटे 100 होगा, क्योंकि यह जो दशमलव है 1 0 हटाने पर 2 0 बचा है। तो आज इसे हल करेंगे तो यहाँ 4.37 लिखेंगे। यह जो 100 का भाग देंगे इसमें तो 4.37, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। यह दिया गया है, मृणाल की उम्र कितनी है। पहला कथन है, मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है। तो माँ की आयु तो पता नहीं है कि माँ कब पैदा हुई थी, उससे 20 वर्ष बड़ा है मृणाल। और कह रहा है मृणाल अपने भाई की तुलना में 3 वर्ष छोटा है। तो हमें मृणाल की भी आयु नहीं पता है, उसकी माँ की भी ना आयु पता है, ना उसके भाई की आयु पता है। यानी कथन 1 और 2 दोनों से हम उत्तर नहीं निकाल सकते। इसका जो सही जवाब होगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, और प्रश्न का उत्तर देने के लिए
अतिरिक्त आंकड़े की आवश्यकता है। इसका यही वाला विकल्प जो है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह न्यूटन के तीसरे नियम, जो कि क्रिया और प्रतिक्रिया होता है, जो तीसरा नियम, उसी नियम को दर्शाता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम का यह उदाहरण है। अगला है कॉपर सल्फेट का जली विलयन। तो कॉपर सल्फेट का जो जली विलयन है वह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि जो एसिड होता है वह जो नीला होता है उससे रेड कर देता है, और जो कॉपर सल्फेट है वह एसिड है। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करें। जब हम इन पांचों फिगर को देखेंगे, ये वाला किनारे पर देखेंगे आप, एक बिंदु है यहाँ दिखाई दे रहा है, वह ठीक इसके विपरीत है। इसमें भी देखेंगे इसके विपरीत वाला बिंदु है, और इसमें भी देखेंगे ये जो बना हुई लाइन है इसके विपरीत बिंदु है। लेकिन अब जब आप विकल्प डी वाला देखेंगे तो इसमें जो यह लाइन बनी है इसके ठीक सामने बिंदु है, यानी यही वाला जो आकृति है वह सबसे भिन्न है, यानी इसका जो उत्तर होगा वह डी होगा। और डी वाला विकल्प जो दिया गया है वह चौथे में दिया गया इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह 7 है नाइट्रोजन में उपस्थित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी जो तत्व है वो टाइटेनियम नहीं है, टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जबकि प्लूटोनियम, थ्योरियम और यूरेनियम यह सब रेडियोधर्मी तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा के कुल छात्रों की संख्या जो न तो एथलीट है और न ही शिष्ट यानी अनुशासित है, कितनी संख्या है? हमसे उन छात्रों की संख्या पूछ रहा है जो न तो एथलीट है और न तो अनुशासित है। तो इसे आप देखेंगे, अगर ध्यान से हम फिगर बड़ा करके आपको दिखाते हैं, जो फिगर दिखाई दे रहा है वह तो न तो एथलीट और न तो डिसिप्लिन, मतलब न तो वृत्त में होना चाहिए और न तो यह आयत में होना चाहिए, न तो इसमें होना चाहिए। जब इन दोनों में नहीं होना चाहिए तो जोड़ेंगे, यहाँ 8 है यहाँ 9, यानी पूरा जो होगा छात्रों की संख्या 17 होगी। टोटल छात्रों की संख्या 17 होगी जो न तो एथलीट है यानी न तो खिलाड़ी हैं और न तो अनुशासित है, न तो डिसिप्लिन में है। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह 10 दिया गया, और मेरे द्वारा हल किए जाने पर इसका उत्तर 17 आ रहा है। तो इसका हमें हल करेंगे इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को हल करके इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा यह सही होगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी 2017 में यूनेस्क यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा HS प्रणय, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक कि आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल सकते? तो जो यह तर्क है वह कह रहा है कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जबकि आपके हस्ताक्षर जो आप हस्ताक्षर करते हैं वो ऑटोग्राफ में बदलना है, यानी आप इतना मेहनत करिए कि आप सफल हो जाइए। जो आप साइन करते हैं अपने नाम का वो लोगों को ऑटोग्राफ में दीजिए, यानी आप सफल हो जाइए। पहला तर्क है तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर ना पहुंच जाते जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप बहुत मेहनत कर, ये तो पहला जो तर्क है यह पहला तर्क फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपको इतना मेहनत कर देना चाहिए कि आपका परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो यह जो इस तर्क के अनुसार पहला जो तर्क है, इस कथन के अनुसार पहला तर्क तो सही है,
क्योंकि आप उस तरफ से मेहनत करिए क्योंकि आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाइए। आप इस तरह मेहनत करिए क्योंकि आप अपना परिचय न दे पाए, यानी आप अपने आप में एक बड़े फेमस आदमी बन जाइए। दूसरा तर्क कह रहा है कि आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो इस कथन के अनुसार यह वाला जो है वह गलत है। तो केवल एक इसका फॉलो करता है, केवल एक कथन अनुसरण करता है। तो चौथे विकल्प में देखेंगे केवल एक तर्क प्रभावशाली है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 4 तत्वों की परमाणु संख्या फ्लोरीन, पोटेशियम और फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन, यह जो दिया गया है वो कह रहा है निम्न में से किन्हीं 2 तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जो एक ही वर्ग के होते हैं उसके रासायनिक गुण समान होंगे। जैसे आप देखेंगे एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये जो होंगे वो एक ही वर्ग के होंगे। और एक ही वर्ग के जो होते हैं तत्व, उसके जो रासायनिक तत्व होते हैं वो समान होते हैं। तो आप देखेंगे पहला फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन इसका सही जवाब होगा। और फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वह चौथे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को 4 उत्तर वाले चित्र में से एक में सन्निहित किया गया है। उपरोक्त समस्या चित्र समाविष्ट करने वाली सही चित्र कौन सी है? ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपको, ये इन चारों विकल्प में से किस में सन्निहित है, यही हमें ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसे, तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ जो ये प्रतिबिंब है, तो इसमें देखेंगे कुछ लाइन इस प्रकार से बना हुआ है, उसके बाद इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से। ये जो चौथा वाला विकल्प है वो इसमें ये जो फिगर दिखाई दे रहा है वह समाविष्ट है, यानी जो चौथा विकल्प है इसका सही जवाब होगा। जो चौथा ऑप्शन है वो दिया गया है तीसरे विकल्प में, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट में भर सकते हैं और 45 मिनट में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप खुले हो तो टंकी भर जाएगी, 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को कितने मिनट के लिए, यहाँ जो खाली जगह दिया गया है उस कह रहा है कि कितने मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। हमसे यही प्रश्न पूछा गया है, बी को कितने मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इसे हल करेंगे हम लोग। तो जब इसे हल करेंगे तो पहले इसे हल करते हैं। तो इसे लिखेंगे 75, क्योंकि 37 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 74, इसमें ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 75, 75/2 नीचे होगा। तो जो P का मान है वह 75/2 है और जो B का मान है वह 45 है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वह 225 एलसीएम लेंगे। इसे भाग करने पर 6 बार जाएगा और इसे भाग करने पर 5 बार जाएगा, यानी जो P की क्षमता है वह 6 है और जो B की क्षमता है वह 5 है। हमसे कह रहा है कि टंकी 30 मिनट में भर जाएगी, यानी जो टंकी है वह 30 मिनट में भर जाएगी और हमें B को बंद करना है। B को बंद करना है कब? तो जो P वाली टंकी है यानी जिसकी क्षमता 6 है वो कंटिन्यू 30 मिनट तक चलेगी, तो इसे हम 30 मिनट के लिए चला देते हैं। 30 मिनट के लिए चला जाएंगे तो 180 लीटर भर जाएगी। तो इसमें हम 180 घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4। 45 लीटर जो बचा है वो B द्वारा भरा जाएगा, क्योंकि हम पूरा टंकी को 30 मिनट में भर रहे हैं। उसमें P हमेशा चल रहा है, मतलब 30 मिनट चला, तो 30 मिनट में उसने 180 लीटर भरी। और B को जो भरना है, जो जितने समय में चालू किया गया था, तो 5 मिनट में भरेगा। इसकी क्षमता 5 है, 5 से जब इसे भाग देंगे तो 9 मिनट, यह 9 मिनट तक भरा होगा, उसके बाद बंद कर दिया गया होगा।
तो यही हमसे पूछा गया है कि बी कितने मिनट बाद बंद हो जाएगा, तो 9 मिनट, जो कि पहला विकल्प दिया गया है कि 9 मिनट बाद यह बंद कर देंगे तो 30 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई सूचना को पढ़ें और उसके आधार पर प्राप्त होने वाली उचित निष्कर्ष का चयन करें। नीट ने इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की है। पहला है, परीक्षार्थी 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र वर्ग में न्यूनतम 50% सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरे में कहा गया है कि 30/3/2018 को परीक्षार्थी की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा का है, परीक्षार्थी द्वारा कक्षा 12 में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में चयन होना चाहिए, विषयों का चयन करना चाहिए। तो पहला जो निष्कर्ष है कि राम की जन्म तिथि 14/5/2001 है। उसने गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में 40% अंक प्राप्त की। तो यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसे न्यूनतम 50%, यहाँ पहले जो तर्क दिया गया था कि उसमें उसे न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहा गया है कि 40% के साथ उत्तीर्ण है, यानी पहला जो वो है वह गलत है, पहला तर्क। दूसरा है, श्याम की जन्म तिथि इतना है 16/8/2000, उसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में 60% अंक प्राप्त किए। तो यह 60% अधिक अंक प्राप्त किए हैं और यह 17 वर्ष से अधिक भी है, यानी 17 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो यह जो दूसरा तर्क है यह फॉलो कर रहा है, यानी दूसरा तर्क इसका सही है। तो ये जो पहले विकल्प में दिया गया है केवल परीक्षार्थी 2 को पात्रता प्राप्त है, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से n गुनी हो जाएगी। तो n का मान ज्ञात करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह 1/2 mv², यह फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो कह रहा है कि जो v है वो 2 गुना यानी 2v कर दे रहे हैं, तब इसका जो ऊर्जा वो था गतिज ऊर्जा होगा 1/2 m तो होगा, और v की जगह हम 2v कर दे रहे हैं, यानी 2v का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4। पहले लिखेंगे, यहाँ जो 2 स्क्वायर करेंगे इसका हो जाएगा 4v²। तो जो ये 4 है इसे पहले लिखेंगे 1/2 mv², यानी यह कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह चौथे विकल्प में दिया गया है 4 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि बहुपद x² - ax + b के शून्य 3 और 4 है तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम जब ज्ञात करेंगे बहुपद का तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका जो मान होगा वह पहला तो दिया गया है 3, उसके बाद 4 दिया गया है, तो अल्फ़ा और बीटा का मान जो होगा वह 7 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होगा वह 3 × 4 करेंगे आ जाएगा 12, यानी 7 और 12 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह की जगह के लिए सही आकृति चुनिए। तो ये जो प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ कौन सा फिगर होगा हमें ज्ञात करना है। तो ये जो अंदर वाली फिगर जो है प्लस की फिगर दिखाई दे रही है, यहाँ ऊपर की तरफ हो गई है लेकिन पूरा नहीं है क्योंकि बीच वाली जगह बची है। और जो बाहर की तरफ ये गुणे का निशान दिखाई दे रहा है वह अंदर की तरफ हो गया। तो उसी प्रकार हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो बाहर का फिगर है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्योंकि यह जो अंदर वाला गुणा का है यह बाहर हो जाएगा, और यह जो बाहर कुछ इस प्रकार से यह फिगर दिखाई दे रहा है यह अंदर पूर्ण रूप से बन जाएगा कुछ इस प्रकार। तो फिगर जो कुछ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इस प्रकार से फिगर जो है वह तीसरे में बना हुआ है जो इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो तीसरा होगा जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है।
ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से भारतीय अभिनेता ने 2016 में फ्रेंच सरकार के आर्डे ड्रेस आर्ट 8 ड्रेस लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स प्राप्त हुआ है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह कमल हसन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मोजले जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसे मोजले ने बनाया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनी हुई है। तो इसका सही जवाब होगा वो पहला होगा। दूसरा देखते हैं। अगला प्रश्न 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? तो हम 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 तक जाएंगे, तो गुरुवार से हो जाएगा शुक्रवार, तो शुक्रवार हो जाएगा। तो पहला जो 11 जनवरी का है वो शुक्रवार, तो जनवरी में बचा 20 दिन। 20 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6 दिन। जनवरी में 6 दिन बचा। फरवरी जो कि 28 का होगा उसमें कुछ नहीं बचेगा। मार्च में 31 का महीना 3 दिन बचेगा। मार्च के बाद अप्रैल में 2 दिन बचेगा। उसके बाद मई में बचेगा 3 दिन, और जून में हमें 7 का भाग देंगे बचेगा 4 दिन। इसे हम 7 से भाग देंगे तो यह 7 कट गया, 4 3 7 कट गया। इसे जोड़ेंगे 6 3 9 और 9 2 11। 9 2 11, 11 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 शेष। इसे जब टोटल जोड़ेंगे और भाग देंगे तो आ जाएगा 4 शेष। तो शुक्रवार से हम 4 दिन आगे जाना है। तो शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो जो दिन होगा 11 जून 2019 को वह मंगलवार होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना थी। तो वह कौन थे? तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज जो बनाए थे वो राजा राम मोहन राय ने बनाए थे। तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़े का चयन करें। आप देखेंगे इसका विकल्प पूरा। इसका जो विकल्प है वो दिया गया है बाइबल और कुरान, यह जो दोनों हैं वह पवित्र पुस्तकें हैं। तो पहला विकल्प दिया गया है भगवान, मनुष्य। दूसरा विकल्प दिया गया है पूजा स्थान। तीसरा दिया गया है मंदिर और प्रार्थना। और चौथा दिया गया है जो विकल्प वह संतरा और सेब। तो इसका उत्तर हो जाएगा संतरा सेब, क्योंकि यह दोनों ही फल ही हैं। और यह जो दिया गया है यह समरूप, यह दोनों पवित्र पुस्तकें यानी जो दोनों पवित्र बुक हैं या किताब हैं, दोनों किताब हैं। और इसका जो सही जोड़ा होना चाहिए वह ऑप्शन नंबर 4 विकल्प में होना चाहिए, सेब और संतरा। यह दोनों फल ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 36, 72 और 126 का मस कितना होगा? तो इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस प्रकार का प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।